भाग्यो ओली भाग्यो खाते ओली भाग्यो ए ओली के हेलिकप्टर नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नेपाल में जेनजी के गुस्से ने सब कुछ खाक कर दिया। हिंसक प्रदर्शनकारी और हिंसा की तस्वीरें बहुत कुछ कहने के लिए वहां पर दिखाई दे रही थीं। प्रदर्शन के बाद जो हालात हुए उसको पूरी दुनिया ने देखा। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम आवास, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगाई और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। उन्होंने दो पूर्व पीएम के घर पर भी धावा बोल दिया, हमला कर दिया। पूर्व पीएम झलानाथ खनाल के घर को आग के हवाले कर दिया। इसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जख्मी हुई, जल गई। अस्पताल में आखिरकार उनकी मौत हुई। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये तस्वीर भी दुनिया ने देखी। इधर हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दिया। सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर गया। जानकारी के मुताबिक राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक जो आंकड़ा है मौत का वो 22 या उससे ऊपर हो चुका है, जबकि 400 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि जख्मी हैं, घायल हैं। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनको बैन कर दिया गया। गुस्सा इसके वजह से भी भड़का। इसके बाद ही ये तस्वीर सामने आई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ऐसे नारे भी वहां पर गूंजते हुए दिखाई दिए। कॉल हैं बालिन शाह, रवि लामिछाने, सुदान गुरुंग, कुलमान घिसिंग, जिन्होंने पूरे आंदोलन की पीछे से अगुवाई की या प्रत्यक्ष तौर पर अगुवाई की। अब नेपाल में क्या होने वाला है इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बड़ी दास्तान बयां करती हैं। तो जो प्रदर्शनकारियों का हाल था, बिना नेतृत्व वाला एक आंदोलन जिसमें तमाम प्रदर्शनकारी 2 दिन तक सड़कों पर दिखाई दिए और सड़कों की जो तस्वीरें थी आज वो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, वहां के संसद तक पहुंची। उसके साथ साथ वहां के कई प्रतिष्ठित संस्थानों को, इमारतों को भी निशाना साधा गया। ये 3 तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये 3 वो चेहरे हैं जो कि उभर कर सामने आए। इनके बारे में कितनी चर्चा हो सकती थी इस आंदोलन के पहले, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन अब इनमें से कौन बागी है, कौन नेता है, कौन हीरो है, इसको लेकर चर्चा चल रही है। हम इस तमाम लोगों के बारे में आपको बताएं, उसके पहले नेपाल से सीधे आपको वहां की सेना का संबोधन सुनाते हैं जो कि इस वक्त जारी है। स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाली सेना हार्दिक संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्दछ। साथै घाइते बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछौँ। आन्दोलनको क्रममा हालसम्म धेरै जनधनको क्षति भइसकेको हुँदा जनधनको थप क्षति हुन नदिन र शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। वर्तमान असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै राष्ट्रिय एवं ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक, मित्र राष्ट्रका कूटनीतिक नियोग तथा नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। तसर्थ यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई।
तो आर्मी चीफ नेपाल को आप सुन रहे थे। नेपाली में वो संबोधित करते हुए एक तरीके से नेपाल के तमाम युवाओं जो कि जेनजी का हिस्सा है, इस प्रदर्शन का हिस्सा है, उनसे अपील करते हुए कि अपने देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए और शांति व्यवस्था बनाए रखे। मेरे सहयोगी अनुराग इस वक्त पोखरा से सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास हम आपको लिए चलते हैं। अनुराग, जो अभी भी खबरें निकल कर आ रही हैं, एक तरफ सेना और आर्मी चीफ संबोधन कर रहे हैं, वो शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या वस्तुस्थिति है पोखरा में? पूरे नेपाल से क्या खबरें हैं? बिल्कुल माफी चाहूंगा, इस वक्त न्यूज इंडिया की टीम नेपाल के भैरवा में मौजूद है। इस वक्त भैरवा में हमारी मौजूदगी है और जिस तरीके से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जब बंद कर दिए गए तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो नेपाल की यूथ थी वो लगातार उग्र हुई और प्रदर्शन का एक बड़ा रूप लिया। और अब ये प्रदर्शन जो है आगजनी जगह जगह, सिर्फ नेपाल के काठमांडू में ही नहीं बल्कि नेपाल के हर एक शहर में जो है आगजनी प्रदर्शन की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। भैरवा में इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे पीछे ये तस्वीरें हैं और जहां पर भैरवा भंसार कार्यालय था और वहां भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे थे और वहां पर भी जो है आगजनी किया गया भंसार कार्यालय को। चलिए अनुराग, वहां से हमें हाँ जी अनुराग अपनी बात पूरी करें। नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अब जो युवा है, जो नेपाल का यूथ है, जो युवा है, उनमें लगातार जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। और अभी भी जो नेपाल की जो तमाम जगह है वहां की स्थिति जो है वो अभी काफी गंभीर नजर आ रही है। और ऐसे में इस तरफ की मैं तस्वीरें चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं। जो भारतीय सीमा है नेपाल से लगा हुआ है उसको पूरी तरीके से यहाँ भी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। जो एसएसबी के जवान हैं वो यहाँ पर लगातार लगाए हुए गए हैं और इसी के साथ जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं नेपाल में वो अभी भी बेकाबू हैं और तमाम जगहों से जो आगजनी की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरीके से बालेन शाह का नाम जो है वो लगातार युवा जो है प्रधानमंत्री के तौर पर रख रहे हैं, जिस तरीके से वो काठमांडू के मेयर थे, तो कहीं ना कहीं बालेन शाह के नाम के साथ ही जो युवाओं का प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि सेना ने जो है बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, पत्र जारी करते हुए जो नेपाल के यूथ हैं, युवा हैं, उनसे शांति की अपील की है। लेकिन कहीं बिल्कुल अनुराग, शांति की अपील पत्र के जरिए भी की गई और अभी आर्मी चीफ का संबोधन भी हम सुना रहे थे। बहुत जल्दी से एक छोटा सा सवाल अनुराग मैं आपसे और लूंगा। जो आंदोलनकारियों से अपील की गई थी, सेना ने तो अभी अपील की या पत्र के जरिए पहले अपील की थी, तो उसके पहले बालेन शाह ने जो अपील की या जो हिडन तौर पर उनका नेतृत्व कर रहे थे पर्दे के पीछे से, उन्होंने भी शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौटने की अपील की। भैरवा में अलग जगहों पर क्या वो वापस लौटते दिख रहा है? और देखिए इस वक्त न्यूज इंडिया की टीम यानी कि हम नेपाल के भैरवा में मौजूद हैं। हालांकि अपील भले ही लगातार किए जा रहे हों, लेकिन उसकी जो युवा यूथ है उनमें जो है वो अपील का कुछ फायदा देखने को जो है वो नहीं मिल रहा है। अभी कुछ ही घंटे पहले की जो ये तस्वीर रही है भंसार कार्यालय भैरवा के पास की, जहां पर युवा पहुंचे हैं, यूथ पहुंचे हैं और वहां पर आगजनी जो है की गई है। भंसार कार्यालय में जो आग लगाने का काम है वो नेपाल की यूथ ने किया है। तो कहीं ना कहीं भले ही लगातार अपील जो है यहाँ के सेना प्रमुख और जिनका नाम लगातार 35 साल के युवा बालेन शाह, जिनका नाम प्रधानमंत्री के तौर पर यूथ लगातार ले रहा है, और उनके अपील के बाद भी जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन जो है नेपाल के तमाम जगहों पर हिंसा लगातार जारी है। आगजनी की घटनाएं चाहे वो लुम्बिनी हो, बुटवल हो, तमाम जगहों पर लगातार देखने को मिल रही है। ठीक है अनुराग, हमारे साथ आप बने रहिए। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से कि अभी भी वहां पर जो आंदोलनकारी हैं उनकी उग्रता में कमी नहीं आई है, क्योंकि एक तरफ बड़ा नुकसान पूरे नेपाल में हमने देखा और शांति की अपील करते हमने आर्मी चीफ को भी देखा, लेकिन उसका असर कितना है ये शायद आज देर रात तक या कल सुबह तक भी स्पष्ट हो पाएगा। हमारे साथ अनुराग बने हुए हैं और साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब भी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा अरविंद सिंह तेजावत साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है तेजावत सर आपका भी। सबसे पहले बंसल सर मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी आंदोलनकारियों पर कुछ खास असर नहीं है, हालांकि सेना अपील भी कर रही है, आर्मी चीफ वहां पर आपको सुनते हुए दिखाई दिए, बोलते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, एक तरफ जो आंदोलनकारी हैं जिनका कोई नेतृत्व नहीं है और इतना बड़ा नुकसान अचानक से पूरे नेपाल ने देखा, वहां के वो लोग जो कि सत्ता में बैठे थे या पहले सत्ता में काबिज थे, उनको शायद कहीं से इसकी आशंका भी नहीं थी कि वहां का जेनजी, वहां का युवा इस तरीके से अपने ही देश की स्थिति कर देगा, क्योंकि बहुत आक्रोशित है। एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं बॉर्डर से लेकर गृह युद्ध की स्थिति में? नमस्कार।
देखिए, ये जो अभी युवाओं का आंदोलन है वो एक मॉब होती है और वो एक तीर से निकला हुआ, एक कमान से निकला हुआ तीर या एक मिसाइल या रॉकेट की तरह होते हैं कि उसको छोड़ते हुए दिया गया है, वो विनाश करता रहेगा लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो इसी प्रकार से जो है युवा है उनको एक बार जो जिसने भी भड़काया है या जो मैसेज दिया है वो गुरुंग ने दिया है या किसी ने भी दिया है तो वो अब चालू हो गया। लेकिन एक बात जरूर है कि उनका गुस्सा थोड़ा इसलिए शांत हुआ है कि गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है, उन्होंने जहाँ आग वगैरह लगानी थी वो लगाई, उसके बाद में वो हंसते खेलते नाचते गाते नजर आए, तो हो सकता है धीरे धीरे जो है स्थिति अभी काबू में होगी। क्योंकि जो आग लगाने वाले भी होते हैं, जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, वो उनका दिमाग होता है, शातिर दिमाग होता है, तो वो ये सोचते हैं कि अभी ज्यादा डैमेज करना तो कहीं ना कहीं उसको मामले को युवकों का तो उनका कोई भविष्य नहीं होता, उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, उनकी थिंकिंग नहीं होती, वो तो बस एक बार लगा दिया आगे क्या होगा वो देखते ही नहीं है। तो अभी जो है ये वालेंद्र शाह हैं या गुरुंग हैं, ये लोग अभी इस बात को रियलाइज करके और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उस समय एक बहुत बड़ा हीलिंग होता है, जो समय के हिसाब से धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी और स्थिति सामान्य होने के बाद में जो वहाँ के सेना प्रमुख ने भी इस बात का संदेश दिया है, तो धीरे धीरे जाके आपने देखा था जब बांग्लादेश में ऐसी स्थिति हुई थी उसमें थोड़ा समय लगा था, तो अब धीरे धीरे स्थिति जो है उसमें आ जाएगी रास्ते पे काबू में। तो अब लेकिन बात यह है कि एक हालांकि ये बड़ी दुख की बात है और बहुत निंदनीय घटना है जो हुआ, लेकिन इससे एक बात जरूर सिद्ध हो जाती है, जो वहाँ सत्ता में बैठे लोग थे उनका, चाहे वो विपक्ष में थे या पक्ष में सत्ता में थे, दोनों के प्रति आक्रोश था। वो आक्रोश इसलिए था कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है सारा पैसा लूट करके अपने बच्चों के लिए किया, के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो जो आक्रोश उसके मन में था, तो ये पता लग गया कि जो सत्ता में बैठे लोग इतने हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी से उनका कोई नाता नहीं रहता और वो देख नहीं पाते, जनता की नब्ज नहीं पढ़ पाते। और कल भी जो है वो उन्होंने एक जो इसके ऊपर में जितने भी वहाँ के सोशल मीडिया थे उसके ऊपर में बैन लगा करके इसको बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर स्थायित्व इस पूरे देश के लिए भविष्य में कितनी जल्दी आ पाएगा, ये अभी फिलहाल शायद इसकी हम एक चर्चा कर सकते हैं, इसको बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। बंसल सर हमारे साथ आप बने रहिए, तेजावत साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमने शाम को भी जब इस बात को अपनी चर्चा में शामिल किया था तेजावत साहब, मौजूदा स्थिति भी कुछ वैसी ही दिखती है। खबरें जो निकल कर आई कि जब एयरपोर्ट पर तमाम छोटे और बड़े विमान या फिर जेट या फिर कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, तो लोगों की, वहां के इन प्रदर्शनकारियों की नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने वहां एयरपोर्ट तक को जला डाला कि कोई उड़ान न भर पाए, कोई बाहर न जा पाए। यानी चुन चुनकर उन्होंने उन तमाम लोगों को निशाना बनाया जो कि पहले या अब की सत्ता में थे। और कई लोगों की प्रतिक्रिया, प्रदर्शनकारियों की हमने प्रतिक्रिया सुनी, उनका कहना था कि हमें इन लोगों से कोई उम्मीद ही नहीं है। ये नाराजगी आपको क्यों दिखाई दी? और एक, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, इसका एक वैश्विक असर विदेश मामलों के हिसाब से क्या पड़ेगा नेपाल के लिए, वहां के लोगों के लिए, भारत के लिहाज से? चाइना की एक हमेशा निगाह रहती है, कहा जाता है कि वामदलियों की एक उनसे अटैचमेंट अलग से रही हमेशा। आपने बहुत सारी बातें कही और सब कुछ सच है। पहली बात तो ये कि अगर एयरपोर्ट तक मोह पहुंचा है तो इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग रही होगी। बिना प्लानिंग या बिना किसी योजना के ऐसा संभव नहीं। और मतलब ये है कि पर्दे के पीछे या कुछ ऐसे हैं जो कि वह काम कर रहे हैं। दूसरा यह है कि ओली साहब की चीन से नजदीकी हम सब जानते हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर यह कहना कि इसमें अमेरिकन डीप स्टेट का कोई रोल है, जैसा कि बांग्लादेश के लिए कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि काफी जल्दबाजी होगी। दूसरी बात ये कि मैं मेजर जनरल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी विद्रोह हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो सब युवाओं ने किए हैं। तो युवा केवल मूव नहीं होता है, वो एक नया विचार होता है जो पुरानी जो जनरेशन है उससे एक अपना अलग ख्याल रखता है और वो परिवर्तन चाहता है। नेपाल में क्या हुआ कि जो वहां पे जो वामपंथियों की सरकार स्थापित हुई थी, जिसमें एक तो एमएल की सरकार थी और एक माओइस्टों की सरकार थी, दोनों ने बाद में मिलकर जो वहां पे सत्ता बनाई थी, उनसे उनको काफी उम्मीद थी और उनको राजतंत्र के खात्मे के बाद में वहां तक सत्ता तक पहुंचाने में काफी बड़ी कुर्बानियां दी थी लोगों ने। वहाँ के लोगों ने डंडे खाए थे पुलिस के, कुछ लोगों ने अपनी जाने वहाँ देश के
कर ली थी, पर जैसा नेताओं से उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। नेता अपने घर भरने में रह गए और इसलिए इस युवा पीढ़ी में एक आक्रोश था। वो रोजगार चाहते हैं, युवा रोजगार चाहते हैं और रोजगार है नहीं, तो उसको निकलने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। और ऐसे में सोशल मीडिया पे बैन के बाद में जो खतरनाक जो चीजें हुई है वो हम देखते हैं। पर इसमें एक चीज जो आपकी बात का मैं आखिरी जवाब ये दे देना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि ये स्थिति कब तक चलेगी, इसका विश्व स्तर पर और खासकर भारत के संदर्भ में इसका क्या नफा नुकसान है। तो इस संदर्भ में ये है कि भारत अभी मुझे लगता है कि इन सारी ही परिस्थितियों पे केवल नजर रखेगा, क्योंकि वह किसी के भी पक्ष में कोई स्टेटमेंट देने का मतलब है कि वहाँ की जनता का जो रुख अभी वो जिस काम में लगे हुए हैं उसका भारत की तरफ मोड़ लेना। और वैसे भी नेपाल में भारत विरोधी भावना अब तक बढ़ रही है, तो उनको वह किसी भी तरीके से भारत को संदेश देना नहीं चाहेगा कि भारत नेपाल की जनता के साथ नहीं है या वह अलग से रिएक्ट कर रहा है। पर नेपाल के लिए इतनी चीज नहीं है क्योंकि अराजकता। मैं इसी सवाल को फिर से जरा चाहूंगा, आप स्पष्ट करके बताएं कि भारत का ये सधा हुआ जो नजरिया है या बहुत सधी हुई टिप्पणी अब तक आई या नहीं आई, उसको विदेश नीति के हिसाब से कैसे देखें? क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में हम? बिल्कुल वेट एंड वॉच की ही स्थिति में है, क्योंकि अगर हम देखें कि श्रीलंका के मसले पर भी भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बांग्लादेश के मसले पर भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, और इवन कि कभी कभी ऐसा लगा कि प्रतिक्रिया देने में कुछ हद से ज्यादा ही ढिलाई या देरी हो रही है। पर भारत की अभी प्राथमिकता नेपाल के अंदर के या उसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करना, या कम से कम दखलंदाजी ना भी करें तो इस तरीके का इंप्रेशन देना, और वो भी नेपाल के जनता में, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि हम बांग्लादेश के संदर्भ में देख चुके हैं कि जो नई सरकार बनी उसने भारत के लिए काफी विपरीत परिस्थितियां पैदा की। भारत अब गलती दोबारा नहीं करेगा। तो बड़ी बात आप कह रहे हो, शायद इसी वजह से हमारी सरकार, भारत की सरकार बहुत सधे अंदाज में है। एमईए ने भी अपनी तरफ से जो टिप्पणी की थी और बाद में जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया वो भारतवासियों के लिए उनसे ही अपील की गई, क्योंकि नेपाल के अंदर की जो परिस्थितियां हैं, ठीक है कि हमारा उनसे एक बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन मौजूदा दौर में वो किन हाथों में खेल सकता था, खेल रहा था, इन तमाम चीज़ों को देखकर और पुराने अनुभव बांग्लादेश के उनको समझते हुए सरकार अभी फिलहाल उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रही है कि पहले हम देखें क्या परिस्थिति बनती है, खुद वहां के लोग क्या चाहते हैं। बहुत जल्दी से अनुराग एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं जेके बंसल साहब आपके पास आ रहा हूं। जो आपने कहा कि अभी भी आंदोलनकारी जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है, क्या माने हम कि हाँ वहां पर इस वक्त अब सेना के इस अपील के बाद कि लोग शांत हो जाएं, सेना मोर्चाबंदी और तेज करेगी, लोगों से उसी शांति की अपील करने के साथ कल तक स्थिति संभाल लेगी? और बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम कुछ घंटे पहले तक की बात करें तो नेपाल के भैरवा में भंसार कार्यालय पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। जो भैरवा का एयरपोर्ट था वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस वक्त की अगर हम हालात दिखाएं, स्थिति दिखाएं, तो अभी कुछ सामान्य नजर आ रहा है। जिस तरीके से मेरे पीछे की ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल नेपाल के भैरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से खड़े हैं। हालांकि अभी जो है वो मौजूदा समय में किसी तरीके की जो स्थिति है प्रदर्शनकारियों की वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें इस प्रदर्शन को लेकर के तो अब तक 19 मौतें और 300 से जो ज्यादा लोग हैं वो इस प्रदर्शन में लगातार जो है घायल बताए जा रहे हैं। सिर्फ नेपाल का काठमांडू ही नहीं बल्कि तमाम वो जगह रहा है जहां पर लगातार जो है प्रदर्शन देखने को मिला। आगजनी की घटनाएं जो है देखने को मिली, बुटवल, भैरवा और इसी के साथ जो है लुम्बिनी और तमाम जगहों पर जो यूथ है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। 26 सोशल साइट्स को जो है बंद करने के बाद इस प्रदर्शन की चलिए अनुराग, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी आ रही है, अब आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ आप बने रहिए। एक तस्वीर हम दिखाते हैं पीएमओ ऑफिस या उस दफ्तर की जो कि कभी तक गुलजार होता था, लेकिन आज वहां की स्थिति क्या है। ये तस्वीर आप देखिए, ये पीएम का दफ्तर, और वहां पर जब प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो नाराजगी, गुस्सा किस कदर था कि उन्होंने वहां पर जमकर ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उसके साथ साथ वहां पर आगजनी भी की। नेपाल की शान ये इमारत हो सकती थी और होती थी, लेकिन आज लोगों के गुस्से का वो शिकार बन गई। आप ये तस्वीर देखिए जहां पर
जब संख्या जिनको आप गिन नहीं सकते वो तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे जो कि जेनजी का हिस्सा हैं, जो कि युवा हैं, उनके हाथ जो कुछ लगा उसमें तोड़फोड़ की गई, उसको आगजनी के हवाले किया गया। वहां पर फर्नीचर से लेकर इमारत से लेकर तमाम चीजें जो भी वहां पर मौजूद थे उस पर अपना गुस्सा निकाला है, क्योंकि ये गुस्सा उन युवाओं का था, ये गुस्सा उन लोगों के लिए था जो कि सत्ता में बैठे थे, जो कि वहां पर हर एक शान शौकत से जूझ रहे थे या उसका लाभ ले रहे थे, लेकिन वहां की आम जनता वाकई जूझ रही थी शान शौकत से। ये तस्वीरें, ये काला धुआं इस बात की एक इबारत भर है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग आपका भी, बंसल सर आपका भी और अरविंद तेजावत सिंह आपका भी। तो कुछ नेताओं जो कि सलाखों के पीछे की उनकी कहानी थी, उन्होंने भी आंदोलन को कैसे हवा दी, कैसे वो सलाखों के पीछे थे लेकिन आंदोलन को हवा दे सकते थे। कौन है रवि लामी छाने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जेनजी के आंदोलन से नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। युवाओं ने सरकार को उखाड़ फेंका है और अब नए सिरे से नई सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। इस बीच लोगों की निगाहें उन नेताओं पर टिकी हैं जिन्हें अब नेपाल की सत्ता सौंपी जा सकती है। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जिन्हें ओली सरकार ने अलग अलग मामलों में जेल की सलाखों के पीछे कैद करके रखा हुआ है। खबर यह है कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामी छाने को जेल से रिहा करा दिया। लामी छाने पिछले कई महीने से सहकारी घोटाले के आरोप में नक्कू जेल में बंद थे, लेकिन जेल की दीवारों के बीच भी उनका प्रभाव कोई कम नहीं हुआ। युवाओं और खासकर सोशल मीडिया पर उनका दबदबा बरकरार रहा। ओली की सरकार के इस्तीफे के बाद जब प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन तेज किया तो जेल में बंद लामी छाने की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी। इसी बीच बड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच लामी छाने को जेल से रिहा कर दिया गया। उनके समर्थकों ने जेल के बाहर उनका जोरदार स्वागत किया। जनता ने उन्हें भ्रष्टाचार से लड़ने वाला नेता करार दिया। रवि लामी छाने का नाम नेपाल के नए प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल है, इसलिए उनकी जेल से रिहाई को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। रवि लामी छाने की जेल से रिहाई के बाद युवाओं में उनके प्रभाव का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। रवि के प्रभाव को समझने के लिए उनके अतीत को जानना होगा, तो चलिए आपको बताते हैं कौन है रवि लामी छाने। रवि लामी छाने नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक टीवी होस्ट और पत्रकार से लेकर नेपाल के पॉपुलर लीडर तक सफर तय किया और नेपाल के लोगों के दिलों में आसानी से छाप छोड़ी। रवि का राजनीतिक सफर सामान्य नहीं रहा। वो एक चर्चित टेलीविजन होस्ट हुआ करते थे। उनका कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संग करोड़ों नेपालियों के दिलों की आवाज बन गया। अपने शो में उन्होंने बेबाकी से राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। यही वजह थी कि लोगों ने उन्हें अपनाया और लोकप्रिय हो गए। रवि लामी छाने ने नेपाल की हालत देखकर और वहां पनप रहे सियासी भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए राजनीति में आने का फैसला किया। 2022 में रवि लामी छाने ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी बनाई। उन्होंने गांव-गांव जाकर युवाओं को अपने साथ जोड़ा। धीरे धीरे लाखों युवा उनसे जुड़ते चले गए। ये देखकर बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने रवि लामी छाने को अपने साथ आने का ऑफर दिया, लेकिन रवि लामी छाने ने सभी पार्टियों का ऑफर ठुकरा दिया। रवि की पार्टी ने 2022 के चुनाव को लड़ा और उनकी पार्टी को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 20 सीटें मिली। यह नेपाल में किसी पार्टी को पहले ही चुनाव में मिली सबसे बड़ी जीत थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि रवि लामी छाने को सत्ता में भागीदारी मिली और नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक वो पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने नेपाल के गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। रवि लामी छाने कामयाबी की ऊंची छलांग लगा रहे थे, तभी उन पर नागरिकता को लेकर आरोप लगे। दरअसल रवि लामी छाने ने 2014 में अमेरिकी नागरिकता ली थी। इससे उनकी नेपाली नागरिकता खुद खत्म हो गई। रवि लामी छाने नागरिकता के इसी कानूनी पचड़े में फंस गए। उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ा। हालांकि रवि लामी छाने यही दावा करते रहे कि 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी। जनवरी 2023 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी छीन ली। बाद में उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफे के कुछ दिनों के बाद रवि लामिछाने ने फिर से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर नेपाल की नागरिकता हासिल की। इसके बाद अपनी पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष बन गए, लेकिन उसके बाद वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए। जब वो गोरखा मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इसी दौरान सूर्यदर्शन कोऑपरेटिव घोटाले के आरोप लगे। फरवरी से दिसंबर 2024 के बीच आरोपों की जांच हुई और अक्टूबर 2024 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से रवि जेल में बंद थे। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी अपने समर्थकों के बीच लोकप्रिय बने रहे। नेपाल की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पुरानी राजनीतिक पार्टियों की पकड़ कमजोर हो रही है और युवा नेताओं की भूमिका बढ़ रही है। लामिछाने ने साबित कर दिया कि जनता की भावनाएं और युवा वर्ग की शक्ति किसी तरह बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है। फिलहाल नेपाल की जनता की उम्मीदें इस नए चेहरे से बनी हैं, जो पारदर्शी राजनीति का वादा करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या रवि लामिछाने फिर नेपाल की राजनीति के मुख्य धारे में शामिल होकर बड़े बदलाव ला पाएंगे? न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। जी हाँ, तो नेपाल मौजूदा स्थिति वहां की हमने आपको दिखाया और किस तरीके की परिस्थितियां आगे के लिए बन सकती हैं। सेना निगाह बनाए हुए लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने घरों तक वापस लौटें, लेकिन युवा का आक्रोश अभी भी बरकरार है। राष्ट्र की आवाज में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।